पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच शुरू होने में अब दिनों का नहीं बल्कि घंटों का फ़र्क बाकी रह गया है। और इस मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का पहले ही ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 तब्दीलियां की गई हैं। आज़म खान को बहरहाल एक और मौका दिया गया है और ये जो मैच खेला जा रहा है ये डुनेडन के मकाम पर खेला जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान टीम के पास एक नई तारीख रकम करने का मौका है। और डुनेडन में जो स्कोर होता है वो कितना होगा, पिच कैसी होगी, इसका हम जायज़ा लेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टीम में मैच विनर्स का जो बहरान है इसके ऊपर भी बात करेंगे और बाबर आजम के साथ क्या मसला है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डुनेडन की, जहां पर तीसरा मैच खेला जाएगा। और उसके लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो तब्दीलियां की गई हैं वो आपके सामने मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बता दी हैं। अब्बास अफरीदी के साथ जो मसला है वो बताया गया है कि वो फिट नहीं है और उन्हें पेट का भी थोड़ा मसला है, जिसकी वजह से ज़मान खान ये मैच खेलेंगे। उसके अलावा उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज़ लाए गए हैं, आमिर जमाल की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। तो ये 3 तब्दीलियां की गई हैं। और अब डुनेडन में जहां पाकिस्तान को सीरीज़ में इन रहने के लिए ये मैच जीतना लाजमी है, वहां पर पाकिस्तान टीम के पास एक नई तारीख रकम करने का मौका है कि अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया तो ना सिर्फ वो सीरीज़ में इन हो जाएंगे बल्कि इसके साथ साथ वो डुनेडन में मेज़बान न्यूजीलैंड को शिकस्त देने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन जाएंगे, क्योंकि डुनेडन में आज तक कोई टीम मेज़बान कीवीज़ को शिकस्त से 2-4 नहीं कर सकी है T20 फॉर्मेट में। और वैसे यहाँ पर सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। न्यूजीलैंड ने एक मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ और दूसरा मैच श्रीलंका के साथ, और दोनों में कामयाबी हासिल की। 2021 में ऑस्ट्रेलिया के साथ और 2023 में श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला। अलबत्ता ये कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच था उसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन किए थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 215 रन कर लिए थे और सिर्फ 4 रन के मार्जिन से वो हारी थी। और जो अगला मैच था उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी, 146 रन किए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये टारगेट 14.4 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर पूरा कर लिया था। तो इसका वाज़े मतलब ये है कि डुनेडन की जो पिच है वो बैटिंग पिच है और यहाँ पर जो टीम टॉस जीतेगी, मुझे नहीं पता शाहीन अफरीदी का, जो पहले ही टॉस जीत कर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर टिम साउथी जो कि कैम मकाम कप्तान है केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में तीसरे T20 मैच में लीड करेंगे न्यूजीलैंड को, अगर वो टॉस जीते तो यहाँ पर वो पहले बैटिंग करेंगे। और क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर सिर्फ 2 मैचेस खेले गए हैं, तो टॉस का इसलिए फ़र्क नहीं है कि पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, कामयाबी हासिल की और श्रीलंका के खिलाफ टारगेट चेस किया, तो इस लिहाज से ये नहीं कहा जा सकता कि पहले बैटिंग करना ही तरजीह होगी। लेकिन बहरहाल यहाँ पर रन्स बआसानी बनेंगे और अगर पाकिस्तान टीम टॉस जीतती है तो शायद वो भी पहले इस बार बैटिंग करेगी। तो ये है डुनेडन के हवाले से, उनकी पिच रिपोर्ट के हवाले से कि बैटिंग पिच होगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में मैच विनर्स का बड़ा बहरान है, कोई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। फ़खर जमान गुज़िश्ता मैच में आउट हुए, हालांकि वो बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे थे, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है, बाबर आजम के ऊपर भी हो रही है। लेकिन जो खिलाड़ी सिरे से कुछ नहीं कर रहे उनका कोई नाम नहीं ले रहा। आज़म खान की बात कोई नहीं कर रहा, इफ्तिखार अहमद का किरदार कोई अदा नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहे कि यार उनका किरदार मैच फिनिशर का है। अगर आप ऊपर से नीचे हैं तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के ओपनर्स बड़ी परफॉर्मेंस दे दें तो फिर शायद कुछ मसला हल हो सकता है, क्योंकि अब तक जो 2 मैचेस खेले गए हैं इनमें बड़ा ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को नहीं मिल सका। और उसके अलावा सीरीज़ में अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनमें बाबर आजम ने 123 रन किए हैं 2 मैचों में, दोनों में 50 की, जो कि लगभग दुगने रन हैं किसी भी दूसरे साथी बैट्समैन से। तो इसके बावजूद तनकीद का निशाना बाबर आजम बन रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर बाबर आजम 50 भी करते हैं लेकिन पाकिस्तान टीम नहीं जीतती तो फिर इसके 50 का, इनके रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब वो पाकिस्तान टीम को जितवाते हैं तो फिर कहा जाता है कि ऐसे रन्स का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिकत ना रखते हों, सुस्त हों, स्ट्राइक रेट कम हो। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि इनका दर हकीकत मसला है क्या। अब मैं यहाँ पर आपके सामने स्टेट्स बयान कर रहा हूँ कि 2018 से लेकर अब तक दुनिया के जितने भी बैट्समैन खेल रहे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, उनमें अगर अपनी टीम के रन्स का तनासुब निकाला जाए तो सबसे ऊपर बाबर आजम है, जिन्होंने 20.28% रन्स किए अकेले खिलाड़ी ने अपनी टीम के 100 में से
लगभग 20% रन अकेले एक खिलाड़ी ने किए हैं, और जब बाकी 10 खिलाड़ियों ने इतने रन नहीं किए। और पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के लिए 18.43% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अरुण फिंच ने 15.83 रन किए हैं। जोस बुटलर ने 14.15 किए हैं। तो इसमें और भारत का जो रोहित शर्मा है वो 11.25, जिसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। उनका जो परसेंटेज है अपनी टीम के लिए वो 11.25 है। तो अगर ऐसा कोई और खिलाड़ी होता, अगर ऐसी इतना कंट्रीब्यूशन कोई और खिलाड़ी किसी टीम का कर रहा होता अपनी टीम के लिए, तो उसे वहाँ पर उसको सलीम किया जाता, उसके गुण गाए जाते। लेकिन यहाँ पर उल्टा उसके ऊपर भी तनकीद होती है कि ये भाई रन्स नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेंगी। और जहाँ तक बात है, बाबर आजम दुनिया का तीसरा खिलाड़ी है जिसने 3,500 T20 इंटरनेशनल रन्स किए हैं। और अगर अगली 9 इनिंग्स में वो 470 रन्स कर लें तो वो विराट कोहली का तेज़ तरीन 4,000 T20 इंटरनेशनल रन्स का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक दिन में नहीं हुआ। अगर वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं तभी वो इतने ऊपर आ रहे हैं, दुनिया के तीसरे टॉप स्कोरर बने हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेंगी। हमें अपनी जो बॉक्स है उससे निकलना पड़ेगा, टीम के बारे में सोचना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी का जो किरदार है वो उसको कितना निभा रहा है। अगर ओपनिंग की पहले बात की जाती थी, बाबर आजम और रिजवान जब ओपनिंग कर रहे थे तो उनका रोल ये होता था कि पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाने देनी, बेशक 35-40 रन बने, और ऐसा हो रहा था। फिर ये होता था कि ये जोड़ी इनमें से एक अच्छा रन्स कर लेते थे, और जब 11-12 ओवर के बाद विकेट गिरती थी तो फिर पिछले जो बैट्समैन थे उनके पास टाइम होता था कि वो तेज़ी से रन्स कर सकें, क्योंकि उसमें नाकामी होती थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कई फतवात हासिल किए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान टॉप 3 टीमों में रही है T20 फॉर्मेट में। तो ये ऐसे नहीं रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान टीम ने फतवात हासिल की हैं। और अब गो कि अगर मैं अब सीरीज़ के स्ट्राइक रेट की बात करूं, जो अभी सीरीज़ चल रही है, तो इसमें बाबर आजम का 157 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, फ़खर जमान का 185 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, रिजवान का 168 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, इफ्तिखार अहमद का 112, जबकि सैम अयूब का 254 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है, आमिर जमाल का 153 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। तो जब स्ट्राइक रेट अब क्यों फतह क्यों नहीं मिल रही? अगर स्ट्राइक रेट ही फतह की मेन कुंजी है तो फिर अब फतह क्यों नहीं मिल रही? दर हकीकत यहाँ पर ये होता है, एक टीम कम्बिनेशन होता है। कुछ प्लेयर्स को मैच को आगे लेकर चलना होता है और कुछ प्लेयर्स को हार्ड हिटिंग करना होती है। अब मुझे बताएं कि हार्ड हिटिंग जो किरदार है हमारी टीम में, वो कौन अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है? सैम अयूब मेरे ख्याल में वो अभी तक ज़िम्मेदारी नहीं निभा सके। चले वो एक नौजवान प्लेयर हैं, नया है, तो एक थोड़ा सा उन्हें मार्जिन दे देते हैं। रिजवान मेरे ख्याल में दोनों मैचों में वो नहीं ज़िम्मेदारी निभा सके। उसके अलावा फ़खर जमान जो गुज़श्ता मैच खेला उसमें तो ज़िम्मेदारी निभाने में कामयाब रहे, लेकिन वो भी एंड तक नहीं ले गए, जैसा कि बाबर आजम एंड तक नहीं लेके जा सके। और उसके अलावा इफ्तिखार अहमद ने भी इस सीरीज़ में अब तक ज़िम्मेदारी नहीं निभाई है, और ना ही आज़म खान ने निभाई है। लेकिन इस तमाम शिकस्तों का जो मलबा, इन तमाम नाकामियों का जो मलबा है, वो सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ढाने की कोशिश की जाती है। तो मेरे ख्याल में ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो खिलाड़ी जिसको जो किरदार अदा दिया जा रहा है वो किरदार अदा करे। अगर अदा नहीं करता तो फिर उसे बाज़ की जाए, भाई आप यहाँ पर सेट नहीं हो रहे हैं तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्लान से आप बाहर हो सकते हैं। तो आपको ये इस तरह लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में आज़म खान को अब जो तीसरा मैच दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, तो शायद ये उनका आखिरी मौका ही है, क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में 2 मौके मिले, दोनों में नाकाम रहे। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उनकी बैटिंग नहीं आ सकी थी। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 2 मैचेस खिलाए गए, दोनों में नाकाम रहे। और अब न्यूजीलैंड में 2 मैचेस खिलाए गए हैं, दोनों में नाकाम रहे हैं। तो अब ये तीसरा मौका है, तो मेरे ख्याल में फिर शायद इनफ हो जाएगा। तो ये भी एक आज़म खान के लिए एक डेडलाइन है, एक बड़ी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आखिरी मैच शायद है इनका। अगर वो उसमें कुछ करने में कामयाब हुए तभी वो आगे खेलने के अहल होंगे। हालांकि उम्मीदें उनसे बहुत हैं, 172 छक्के लगा चुके हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल मैच में वो आज तक एक छक्का तक नहीं लगा सके। तो ये बड़ा फ़र्क है। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि T20 इंटरनेशनल और T20 लीग्स, इनकी क्लास में, इनकी क्वालिटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, और यही चीज़ समझने की है। और इसी चीज़ को समझते हुए हमें पाकिस्तान टीम के साथ भी उस तरह का कम्बिनेशन बनाना चाहिए जो कि हमें फतवात दिला सके। सिर्फ स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलेगा, हमें फतवात भी चाहिए, और यही चीज़ जितना जल्दी समझी जाए उतना बेहतर होगा।